हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे नीट के पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के, कह दीजिए 2013 से लेकर 2024 तक, जो कि नीट 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास 12 का जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो थर्ड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पीवाईक्यूज हैं नीट के लिए वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेरी लैंग्वेज होगी वो बहुत ही ज्यादा ईजी होगी, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से समझ पाएं। और आप जानते भी हैं कि नीट में तो पीवाईक्यू में रिपीटिशन भी हो जाता है सवालों का, तो फुल एडवांटेज आप ले पाएं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। मेरा अपना एक चैनल भी है जो 12th पे फोकस करता है, अरविंद एकेडमी के नाम से। वहां पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों का ये कहना है कि आप काफी इजी लैंग्वेज या आसान भाषा में पढ़ाते हैं। यही काम मैं आपके साथ करने वाला हूं, क्योंकि आप नीट वाले बच्चों को फिजिक्स फोबिया होता है। तो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस और अपने हार्डवर्क से और साथ में अपनी इजी लैंग्वेज से मैं ये फिजिक्स फोबिया आपका दूर करूंगा, ये पक्का मैंने डिसाइड कर लिया है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए फिजिक्स कितनी आसान और इंटरेस्टिंग हो सकती है। जहां फिजिक्स के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आपके निकलने लगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पक्की कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। तो ये चैप्टर वाइज हो गया पीवाईक्यू नीट 2013 से लेकर 24 तक, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग यहां बात करेंगे। मैं पेन को एक्टिवेट कर लेता हूं, यहां पेन एक्टिवेट नहीं हो पाया था। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि फिजिक्स की जहां तक बात की जाए, नीट फिजिक्स की, तो वहां जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी क्लास 11 12 की एक्सरसाइज आपको लगानी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, आप जानते ही हैं। और एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप जरूर लगाए होंगे, नहीं लगाए तो लगा जरूर लीजिएगा। और तीसरा है पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज। ये 3 चीजें आप फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये लगा चुके हैं तो बड़ी अच्छी और गुड न्यूज है, खुशखबरी है। और अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो मैंने उसके लिए एक कोर्स बना दिया है, नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण के अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरे 11 12 दोनों के और एक्सरसाइज पूरी 11 12 एनसीईआरटी कंप्लीट है। वीडियो सॉल्यूशंस है जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं इजी भाषा में, और साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो भी आपको मिल जाएंगे नीट के, जो मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं, जैसे आप कंफर्टेबल रहें। अगर बात करूं तो इसके अंदर 1254 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें से 634 क्वेश्चंस जो हैं वो नीट पीवाईक्यू के हैं, और बचे हुए 620 के आसपास आपके एनसीईआरटी के हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको जो बेस नॉलेज है वो सॉलिड हो जाएगी। फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये सब लगाते ही नहीं है और मॉक टेस्ट से सोचते हैं सब कर लेंगे। तो जब मॉक टेस्ट में तो आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, कैलकुलेशन वो सब फास्ट करते हैं, लेकिन जब कुछ बेसिक तैयारी नहीं है, फंडामेंटल, तो किसकी स्पीड बढ़ाएंगे? जब सवाल ही गलत निकलते हैं तो स्पीड बढ़ाने से तो सही नहीं निकलेंगे। तो आपको इसको लगाना जरूरी है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको ये नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप ये अरविंद नीट चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां मैं बाकी अपडेट्स देता हूं जिससे कि आप राइट ट्रैक पे हायर प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये बन रहा है। करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन है, आसानी से लग जाने वाला है। 2 हीटर्स ए एंड बी है पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। P1 P2 दे रखा, चाहो तो लिख लो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको अपने हिसाब से टैकल करना है कि लिखें या ना लिखें। रेस्पेक्टिवली दोज 2 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले इनको सीरीज में कनेक्शन दिया है आपने, ऐसे। आप जानते हैं जब पावर सीरीज में होती है तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P सीरीज का 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, यानी 2 हैं तो आ जाएगा P1 P1 प्लस P2। अगर निकाली लें चलो तो 1 × 2/1 प्लस 2, यानी 2/3 किलोवाट। अच्छा, एंड देन इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? P पैरेलल, ये सिंपली P1 प्लस P2 होता है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 यानी 3 आ गया।
द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट्स फॉर दीज टू केसेस, तो पी सीरीज अपॉन पी पैरेलल निकालने जाओगे तो सीरीज का निकाले हैं 2/3 और पैरेलल का आ गया 3, तो ये 2/9 आपका आंसर आ गया। इसके हिसाब से नंबर 4 आपका सही है। बस नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नोट कर लीजिए, बड़े आसानी से हो गया। ये ध्यान रखिएगा, सीरीज में जब होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर चलती है इस तरीके से और पैरेलल में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो P1 प्लस P2 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए था इसमें, और बहुत छोटी सी बात है, तो आप कोई सवाल नहीं कि ना मालूम हो। नहीं मालूम है तुरंत गौर कीजिए कि प्रिपरेशन ढीली है, इसका मतलब नोट करें इसको आप। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है आसान, लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। कैन आई चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, यानी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज चाहिए हमको, बैलेंस्ड ब्रिज। और बैलेंस्ड ब्रिज कब होता है बेटा? जब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। यहां पर देखें चारों में 10/10, 10/10, 10/10, 10/10 लगा है, यानी P/Q का वैल्यू कितना हो गया? 10/10। सेम, इसका मतलब है नीचे भी जो रेशियो 1 है, तो यहां भी रेशियो नीचे वाले में सेम आना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि ये ब्रिज बैलेंस है। आइए देखते हैं कि डायग्राम में क्या है। यहां की बात की जाए पहले वाले की, तो यहां पर देखिए 10-10 है, ये 15 है, और यहां पे जो डायोड लगा है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा है, लेकिन 5 ओम के पैरेलल है। आप जानते हैं कि जब भी पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका नेट रिजल्ट जो होता है सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा इस 5 ओम से कम ही होगा। तो फिर ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 15 ओम था, तो इसको भी 15 ओम होना चाहिए, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 5 ओम से कम। समझ में आ रहा है? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं 1 2 3 4 मान लो पैरेलल में है, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? पैरेलल का सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा। तो यहां पर इसका नेट जो इफेक्ट आएगा वो 5 ओम से कम होगा, जबकि चाहिए कितना? 15, तभी तो 1:1 बनेगा। तो ये पहला रिजेक्ट हो गया। दूसरे में आ जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां बैटरी लगी है उल्टी, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में तो डायोड का रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली बात करें तो इनफाइनाइट टाइप का होता है, तो उस तरीके से ये भी गलत हो गया। हमको 15 ओम चाहिए था इधर। तीसरे में आ गए, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से ये 15 है, तो 15 चाहिए, तो 5 ये है, तो ये 10 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि आंसर 3 विल बी करेक्ट। फॉरवर्ड बाइसिंग है, 5 ओम में रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, यानी 15 ओम हो सकता है, यानी ये थर्ड करेक्ट है। चौथा भी देख लेते हैं। चलो, चौथे में क्या है कि यहां फिर रिवर्स बाइसिंग में, देखिए उल्टी करंट यहां से बात की जाए तो रिवर्स बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग में है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी थर्ड। आप समझ पाए होंगे लॉजिक क्या इस्तेमाल किया है मैंने। बैलेंस्ड ब्रिज के लिए P/Q=R/S, अगर इन दोनों का रेशियो 1 है यानी सेम है, तो नीचे भी सेम होना चाहिए, और सेम होने के लिए चर्चा की गई है। ध्यान से नोट कर लीजिए, क्लैरिटी मिल गई होगी। तो बच्चों करते हैं 2023 के सवाल फिर से, और ये रही बात, बहुत ही आसान सवाल है, वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम। तो ये R0 या 0 डिग्री पर बोल रहे हैं 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका T1 चाहें तो लिख लें 0 डिग्री है। अच्छा, और 6 पॉइंट इसको चाहे तो RT लिख दे या R लिख दीजिए, जो चाहे आप, 8 ओम है, और T2 की वैल्यू है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालने का है। अब देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें गलती अगर कोई कर रहा है तो बेवकूफ़ी तो है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि R की वैल्यू क्या होती है, R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे ही लिखते हैं। अब R की वैल्यू 6.8 है, R0 है 2 ओम, 1 प्लस अल्फा निकालना है, T2 माइनस T1, 80 में 0 घटाओ, मैं लिख देता हूं, चलो एक बार
जैसे आपको पता रहे कि कहाँ क्या चीज़ें लगाई जा रही हैं। 6.8 2 से मल्टीप्लाई किया, 80 दूनी 160 अल्फा आ गया। बात पकड़ में आ गई। तो अल्फा कितना हो गया? 6.8 माइनस 2 अपॉन 160, तो ये वैल्यू हो गई 4.8, है ना, 2 घट गया, 4.8 अपॉन 160। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.03, या इसको लिखना चाहिए तो 3 इंटू 10 की पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ चुका है। और ऑप्शन क्या है इसके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब इस सवाल को कोई बच्चा गलत करेगा तो फिर वो डॉक्टर कैसे बनेगा, आप बताओ ना। मतलब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको गलती नहीं कर सकते आप। समझ गए होंगे, नोट कर लो। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, करते हैं 2023 का सवाल। ये भी सवाल बड़ा आसान है। ये देखिए, इस सवाल को लेते हैं। 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, 10 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है साहब, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E। अच्छा, विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भाई साहब, इस तरह की कहानी है, सीरीज में है ना। हाँ जी। तो ये ऐसे आर जो कनेक्टेड हैं, 10 बार ऐसे कनेक्टेड हैं, और ये साथ में एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, सबका RR है, और ये 10 टाइम्स है कह लीजिए, क्योंकि 10 सेल है ना, इस तरह की बात कहे हैं ये। अच्छा, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर इसको हम पैरेलल में लगाएंगे, अभी लगा के आपको दिखाते हैं। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज्ड। करंट की चर्चा है n टाइम्स। इसको जब पैरेलल में लगाएंगे तो करंट n टाइम्स बढ़ जाएगी। तो n कितने के बराबर है ये हमको बताना है। तो भैया, इसमें तो पहले करंट निकालो, तब तो कंपेयर कर पाओगे। तो इसमें निकालते हैं करंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? बहुत आसानी से सीरीज में सब जोड़ दो तो 10R हो गया, कोई इसमें दुविधा ही नहीं है। फिर V इज इक्वल टू IR लगा दो। तो V कितना था? V की जगह E था। करंट अभी हमें मालूम चलेगी, जो I लिख दी है, या I1 कह दो इस समय, दूसरे के लिए I2 कह देंगे। R इक्विवेलेंट था ये, तो R इक्विवेलेंट हो गया 10R। तो यहां से साहब I की वैल्यू आ गई E अपॉन 10R, है ना। बिल्कुल, देखो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, कैसे गलत होगा भाई, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, आप सही करेंगे उसमें। अच्छा, दूसरी बात, पैरेलल में लगा दिया, ये केस 1 था। अच्छा, केस 2 में क्या किए हैं, ये सब हमने पैरेलल में लगा दिए हैं ऐसे। तो ये ऐसे कर देते डॉट डॉट, कहाँ तक 10 बनाएंगे, ऐसे करके ये आर आपने लगा दिए हैं पैरेलल में, और यहां से एक सेल आपने वही ई वाला जोड़ दिया है। ये केस नंबर 2 है। आप जानते हैं कि आर को पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? R/10, क्योंकि 1/R करके जोड़ते हो ना। ऐसे R इक्विवेलेंट आप निकालोगे, ये तो समझते ही होगे, फिर भी आपके लिए ये 10 टाइम्स, ऐसे ये कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो ये 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? वैसे ये निकालना नहीं चाहिए मुझे, इतना आपको आता होगा, लेकिन फिर भी चलो मैंने निकाल दिया कि कोई बात नहीं, R इक्विवेलेंट निकल चुका है। अच्छा जी, अब बात रही I इक्विवेलेंट निकलने की, I1 की जगह I2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, यही लगा, ये V को टू IR लगेगा, तो E हो जाएगा टोटल इसका EMF, और नीचे रिजल्टेंट इसका क्या था? रेजिस्टेंस, वो हो गया R/10। तो ये 10 को ऊपर ले जाओ तो 10E/R, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये 1 और 2 को कंपेयर कर दो, क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें इससे n टाइम्स ज्यादा करंट है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सीधे मैं डिवाइड कर रहा हूं, इतना तो आप जानते ही हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहा हूं, ज्यादा बच्चों जैसी बात हो जाएगी आपके लिए, स्टेटमेंट लिखने ही कहाँ है आपको। तो ये नंबर 2 E2/E1 है ना जी, 10E/R, और ये रहा बेटा E/10R। कुछ है थोड़ी, ये देखिए E कट गया, RR कट गया, 10 ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 100। दिख रहा है ना, E कटा, RR कटा, 10 ऊपर चला गया, 100। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू I1,
और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे थे कि n टाइम्स हमारा करंट बढ़ा था, तो ये क्या n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 100, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं 100 कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, डी इज द ऑप्शन। हो गया सवाल, कुछ नहीं, बड़े मोहब्बत से है जी। तो इसको भी आप नोट करेंगे, और मैं कलर पहले बदल लूँ भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको एक ही स्लाइड में दिख जाए, तो मेरा छोटा कर देना चाहिए थोड़ा सा, नोट ही तो करना है आपको। तो ये साहब ये कुछ ऐसा आ गया, और इसको अब मैं हटता हूं, आप शांति से नोट कर लीजिए, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आराम से आपको बताऊंगा एक एक एक्सप्लेनेशन देते हुए। हटता हूं। तो बच्चों 2023 का सवाल करते हैं, ये भी आसान है, बस एक छोटी सी बात यहां ध्यान रखनी है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन लिखा, इफ द गैल्वेनोमीटर जी, ये लगा हुआ है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन। देखिए अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि करंट उस आर्म में 0 है, यानी यहां पर जो करंट है उसकी वैल्यू बेटी कितनी है, 0 है। ये हम फट से समझ गए। आगे, द वैल्यू ऑफ आर इन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई, ये आर हमको निकालना है, बहुत आराम से निकालेंगे हम लोग, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अब यहां तो करंट जा नहीं रही है, तो अगर मैं यहां पे करंट यहां इस सेल से चालू कराऊं आई, तो ये करंट यहां जाएगी और ये यहां जाएगी, और यहां बाइफरकेट नहीं होगी क्योंकि इधर जाना नहीं है, तो पूरी करंट इसमें आ जाएगी ऐसे करके आई। देख पा रहे हैं ना, ये करंट ऐसे ही घूम जाएगी इस तरीके से, ऐसे समझे, ऐसे, क्योंकि वहां पर तो भाई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो करंट ही नहीं है। अच्छा दूसरी इंटरेस्टिंग बात, ये जो सेल लगा हुआ है ये इसके पैरेलल में है, देखो ना, मैं कलर बदल लेता हूं, रेड कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, कोई कलर पी क्या बोलेंगे इसको, ये, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 वोल्ट का अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पैरेलल में होने की वजह से इन 2 पॉइंट्स का भी, ये ए बी नाम दे दूं अगर, तो इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस आर कितना रहा, 2 वोल्ट। तो ये मैं पहले लिख लेता हूं कहीं पर कलर को बदलते हुए, यानी वी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट। आप देख चुके ना, क्यों, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे के पैरेलल में हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। इस सर्किट, तो इस सर्किट के लिए हम लगाते हैं V इक्वल टू आई आर। तो V कितना हो गया, फॉर्मूला लगा रहे हैं V इक्वल टू टोटल आर। आर का मतलब ये आर मत सोचना, मैं इसको आर डैश कर देता हूं, चलो। तो V हो गया 10 वोल्ट पूरे सर्किट के लिए। यहां पे 400 ओम है, आई लिख देते हैं पहले, ये रहा 400 ओम, और फिर ये रहा आर, क्योंकि करंट यहीं से जा रही है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में साहब हो गए। अब आई की वैल्यू यहां क्या हो गई, देखो आई हो गई 10/400 प्लस आर फॉर, आप समझ गए किस सर्किट के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आप क्या करते हैं, यही चीज लगा दीजिए, करंट निकल आई है अब, तो फॉर रेजिस्टेंस आर अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, बात समझ में आई होगी। इसके लिए V इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, बड़ी आसान सी बात। तो मैंने इसके लिए लिखा V ड्रॉप एट R, करंट इन R एंड रेजिस्टेंस ऑफ R। VR कितना था, 2 वोल्ट यहां से। IR कितना, ये वही तो करंट है I वाली जो IR में जा रही है पूरी की पूरी, तो इसकी जगह I लिख दो। तो ये रहा साहब, मैं अभी I लिख देता हूं, या यहां पर मैं सीधे लिख रहा हूं, इतना समझ जाएंगे आप, 10/400 प्लस R, और ये वैल्यू क्या रह गई साथ में, दिस इज R। बस अब इसको सॉल्व करना, आंसर घर ले जाना है, यही कर देते हैं सॉल्व। ये देखिए 400 प्लस R को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800 प्लस 2R बराबर 10R। अब यहां पर देखिए 10R में 2R घटा दो तो 8R बराबर 800, तो R बराबर 100। आंसर आ चुका है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हमने इसका आंसर निकाल लिया, और इसके हिसाब से जो ऑप्शन आया 100 किसमें है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
ये देखिए कितने आसानी से सवाल हो गया और आप कर ही पाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए जिससे एकदम चकाचक काम आपका बन जाए। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का सवाल और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। लिखा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है और उसका डायरेक्शन कितना है ये बताना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा तो ये दो सेल लगे हुए हैं, मैं इसको E1 कह देता हूं, इसको E2, और दोनों की पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे सेल ऐसे लगे होते हैं, जब ऐसे E1 E2, तो आप क्या करते हैं, इनका टोटल ई इक्विवेलेंट क्या कहते हैं, E1 प्लस E2, ध्यान रखेंगे ना। और अगर इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, एक ऐसे लगा हुआ है और इसमें अपोजिट ऐसे, ये देखिए प्लस माइनस होता है ना, ये ऐसे प्लस माइनस है, यहां प्लस माइनस इधर है, इसका प्लस माइनस इधर है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं। तो अगर ये E1 E2 है तो ई इक्विवेलेंट क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। आप सिंपल भाषा का उपयोग करते रह रहे हैं। तो यहां पर जो इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा इस सेल का, इस कॉम्बिनेशन का, वो ई इक्विवेलेंट अगर मैं लिख दूं तो हो जाएगा, इस 10 में से 5 घटा दो, ये रहा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का ईएमएफ है, यानी इसकी जगह आप एक बड़ी सी बैटरी लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो पोलैरिटी 10 में से 5 गया तो पोलैरिटी इसी वाले की जो बड़ा है, प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए 2 ओम का, फिर यहां पर 7 ओम का है और यहां पर 1 ओम का है। तो ये 2 ओम, 1 ओम, ये और ये हो गया आपका 7 ओम। A B C D, कलर को थोड़ा बदल लेते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये सेल लगा है, ये इसका इक्विवेलेंट आ चुका है। अब V इक्वल टू IR लगा तो उसमें दिक्कत क्या है, तो इसका R, इस सर्किट में R इक्विवेलेंट क्या रहा, टोटल R। तो भैया ये सबके सब तो सीरीज में है, यहां से शुरू करें, 1 7 2 10 हो गया, मतलब 1 7 2 मिलके हो गया 10 ओम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब V इक्वल टू IR लगा दो और पूछा है करंट, तो I हो गई V अपॉन R। V कितना है बेटा यहाँ पे, 5 वोल्ट, R कितना है 10, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। इतने की तो करंट है। दूसरी बात देखिए डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन प्लस से फ्लो होगी, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का आपका डायरेक्शन हो गया। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहाँ पर। 5/9 है, ये तो गलत हो गया क्योंकि चाहिए 0.5, केवल कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल 0.5 इसी में है। ऑप्शन नंबर डी, और करंट का डायरेक्शन A to B थ्रू D, E, A to B थ्रू E, E मतलब ये पॉइंट था, यहां कहीं लिख लो, A to B थ्रू E। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यहां मैं आंसर लिख देता हूं और इसके आगे ऑप्शन नंबर डी कर देता हूं। तो इस तरह आप समझ पाए होंगे, बहुत ही सरल सवाल है, सारे मस्ती से हो जाएंगे। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, प्यारे ढंग से समझ लीजिए, है ना। तो बच्चों करेंगे 2022 का सवाल, और ये सवाल बहुत ही आसान और तुरंत हो जाने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। इस x का वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y, इसको एडजस्ट करते हैं। शोन इन द फिगर फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x द रेजिस्टेंस P एंड QR, इन रेजिस्टेंसेस को आपस में कैसा होना चाहिए। ऑप्शन में जो बातें लिखी गई हैं उसमें लिखा गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो और इनमें रिश्ता कैसा, स्मॉल हो, अनइक्वल हो, सिग्निफिकेंटली कुछ रोल है नहीं, 2x के बराबर हो, वगैरह वगैरह करके। तो पहली बात व्हीट स्टोन ब्रिज में आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे ना एक ऑर्डर के होने चाहिए, अच्छी सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब अगर आप मैथमेटिकली देखें कि जैसे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको लिख दोगे P अपॉन Q इज इक्वल टू X अपॉन Y। तो इससे अगर जब भी आप x निकालना चाहोगे मैथमेटिकली, तो आप सोचोगे सर P Q की कोई भी वैल्यू, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ P की वैल्यू रखेंगे, यहाँ Q की लिखेंगे, यहाँ Y की लिखेंगे, x निकल आएगा। सही है मैथमेटिकली, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली आप करने जाते हो तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं होता, तो असल में आपके सामने मुद्दा होता है। तो आप की P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल,
और साथ में स्मॉल, ये दो चीजें होनी चाहिए जैसे एक्सपेरिमेंटली आप इसकी अच्छी वैल्यू निकाल सको। क्योंकि इसमें अगर आप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे पी क्यू का तो करंट जो जाएगी वो बहुत ज्यादा कम जाएगी, और उससे फिर आपकी करंट जब कम होगी तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान दिक्कत महसूस होगी। तो आपको एक काम भर की करंट चाहिए होती है जिससे कि आप जी में नल पॉइंट आसानी से ढूंढ निकालें। तो इसको याद भी कर लें आप कि इसमें इस सेटअप में आपको पी एंड क्यू की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए और साथ में छोटी होनी चाहिए जिससे आप सही वैल्यू एक्स की निकाल पाएं। तो इसको नोट कर लें आप। तो बेटा 2022 का सवाल करते हैं हम लोग, और ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो आप मेंशन कर लीजिए धीरे से, चुपके से एंड रेडियस इतनी है, तो इसकी रेडियस कितनी है 10 की पावर -2 अपॉन रूट पाई मीटर। अच्छा भाई, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और आर की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है 10 ओम। द करंट डेंसिटी, जे होता है करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, यानी ई भी दे रखी है जो कि 10 वोल्ट पर मीटर है। देखिए आप ये जानते हैं, यहां पर कलर को बदलना चाह रहे हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है जे, उसकी वैल्यू आपने याद कर रखी होगी, ई अपॉन रो होता है, और साथ में सिग्मा अपॉन ई ये कंडक्टिविटी है, और ई अपॉन रो कर देंगे तो रो रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L बाई ए वाले फॉर्मूले से निकल आएगी, और E हमको दे रखा है, रो भी पता E भी पता, आंसर आ चुका है। खैर पहले हम निकालते हैं, रो के लिए चर्चा करते हैं, यही कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए फॉर्मूला होता है, तो रो की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे RA इंटू L। कलर को बदल लेते हैं जैसे थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़े। R की वैल्यू 10 दे रखी है, एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पाई लिखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -4, ध्यान से देखिए, और रूट पाई का स्क्वायर करोगे तो बचेगा पाई, और लेंथ कितनी है 10 मीटर। इस पाई से ये पाई कट गया, ये ऊपर गया, ये 10 की पावर -4 ही रह गया, और ये रहा ओम मीटर जो यूनिट होती है रो की। अब रो पता है और ई पता है, खेल खत्म हो चुका है। यानी जे अगर निकालने जाएंगे तो मैं लिख रहा हूं ई अपॉन रो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था 10 और रो कितनी है 10 की पावर -4, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, 10 की पावर 5, और यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यूनिट तो आप सब में सेम ही है, नहीं भी ध्यान देंगे तो मतलब दिख ही रहा है यहाँ पर। तो ये वैल्यू है 10 की पावर 5 बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो दिस इज योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी। मैं यहाँ पर कोई कलर बदल लेता हूँ जिससे इस पर टिक लगा सकूँ ऐसे। तो कोई लोड की बात नहीं है, आराम से करते रहिए, नोट करिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिखा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आर बढ़ता है इन कंडक्टर, कॉपर ऑपर जैसे होते हैं, टी जब बढ़ाते हैं तो आर घटता है सेमीकंडक्टर, और साथ में टी बढ़ाने पर भी जो आर है वो आपका इंसुलेटर का भी घटता है। इस कसौटी पर आप इसको कस लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का आर बढ़ेगा वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। तो लिखा है इंक्रीजेस फॉर बोथ, ये गलत हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए घटता है क्योंकि अल्फा नेगेटिव होता है इसका, और ये डिक्रीजेस फॉर बोथ, ये भी गलत, ये पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर सही है, बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर बस यही सही है। आपके यहाँ सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं, फिर चौथा पढ़ लेते हैं। वैसे डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर गलत है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इंक्रीजेस फॉर ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है, गलत हो गया। तो ये आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल।
तो देखिए इसको करके मैं दिखाता हूं। 2 resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel। अच्छा भाई ठीक है। in an electrical circuit, अच्छा, the ratio of the thermal energy by developed in 100 ohm to that 200 ohm in a given time is। अच्छा, तो ये कुछ कहानी ऐसी है कि 100 ओम और 200 ओम, ये ओम है ये, और ये 200 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, और किसी सर्किट में यहाँ पर आपने बैटरी लगाई होगी जिससे करंट जाएगी और तभी ये गर्म होंगे। अच्छा, गर्म होने की तो बात की है, थर्मल एनर्जी पूछ रहे हैं रेशियो, यानी इसमें अगर थर्मल एनर्जी निकलती है H1 और इसमें निकलती है H2, तो हमें H1 अपॉन H2 की वैल्यू बतानी है। करना क्या है ये समझ में आना चाहिए पहले। तो यहाँ देखिए H का फॉर्मूला लगाते हैं, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। तो H का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे V² अपॉन R इंटू टी। देखिए H के 3-4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, ये VR में है। वो फॉर्मूला आप लगाते हैं जो क्वांटिटी दोनों में सेम मिल जाए, मतलब यहां पर V जैसे सेम है तो आपके लिए यहां पर I वाला I² RT नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि I² RT लगाओगे तो I1 I2 निकालोगे कहां से, और V लगाओगे तो दोनों में V सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसमें भी V वही है, इसमें भी V वही है, तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो इसमें दूसरा फॉर्मूला I² RT वाला मत लगाना, V² अपॉन R इंटू टी लगाना, क्योंकि V दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं H1 की वैल्यू, हीट, तो V सेम रहेगा तो V², और रेजिस्टेंस कितना बेटा जी, इसका है 100 और गिवन टाइम इज T। इसी तरह H2 लिख लो, V² अपॉन 200 इंटू टी, ये 200 इसके लिए। इतना सरल सवाल है, और यहाँ H1 अपॉन H2 कर दो। तो ये मैं तो खैर अब डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, वरना आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दम नहीं है, V² T अपॉन 200। तो यहां पर आप देख पाए ये सारी, ये देखिए कट गई वैल्यू, 200 ऊपर चला गया और 100 नीचे आ गया। तो H1 अपॉन H2 कितना हो गया, 2 अपॉन 1। बस ये आंसर है आपका। तो ये आंसर के हिसाब से 2:1 आंसर इज बी। ये देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कोई समस्या की बात ही नहीं है, और गलती भी क्यों करेंगे। तो ये देखिए, ये कोई मैं अपने मन से तो सवाल नहीं करा रहा हूं कि आप कह दीजिए कि सर बड़े आसान सवाल हैं ये वो। ये तो जो आए हैं नीट में वही करवाए जा रहे हैं, और मक्खन की तरह होते चले जा रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपसे हो रहे हैं तो हटता हूं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2021 के सवाल, और ये रहा, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा। लिखा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स। ये 4 वायर्स हैं, पैरेलल में लगे हैं भाई। अच्छा, हो गए 4, इक्वल लेंथ के लिए हैं, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड सेम मटेरियल है, रो भी सेम है, इस 0.25 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। देखिए अगर R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, यहाँ रो ए L सेम है, इसलिए सबके जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम होंगे। मान लीजिए R ले लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें सेम है ना, तो सबका R सेम है, और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी R पैरेलल में लगे होते हैं सेम R, तो अपॉन R बाई N, तो यहाँ R बाई 4 हो गया। वो मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, उतना आप जरूर समझते हैं, R बाई 4। इस R बाई 4 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.25 बेटा जी। तो R बाई 4 बराबर 0.25, तो R हमको मिल गया जो आ गया 1 ओम, है ना। देखिए ना कितना आसानी से आप इसको निकाल पाए हैं। आगे पढ़ लेते हैं ना। What will be the effective resistance if they are connected in series? अब सीरीज में लगा दो तो कितना होगा। ये तो ओरल हो जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी मैं आज ये मान के चलूंगा कि आपको बेहतरीन समझाना है। इन चारों को रेजिस्टेंस में लगा दीजिए। R सीरीज में आप जानते हैं R प्लस R प्लस R प्लस R 4R, इसमें कोई समझाने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। R कितना निकाले, 1 ओम निकाले हो, तो ये आंसर आ गया 4 ओम। यही आपका आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए कोई भी यहां पर दिक्कत आपको नहीं हुई, नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें समझाने को कुछ है ही नहीं।
तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का क्वेश्चन और देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको निकाल पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। लिखा 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये देखिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन सर्किट। द रेशियो I3 अपॉन I1, I3 ये और I1 ये, इनका रेशियो हमको चाहिए कि नहीं देख लेते हैं, यही पूछा होगा लगता है। ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस यूज्ड इन द सर्किट। I3 I1 चाहिए और इन रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में चाहिए, I2 नहीं चाहिए इसके अंदर। समझ गए आप? अच्छा देखते हैं। अब यहां पर देखिए, अब आप जानते हैं अगर I1 यहां से जा रही है तो ये I2 I3 बाइफरकेट, अच्छा करी गई है डायग्राम में, कोई समस्या ही नहीं है। इस आर्म में देखें, ये दो आर्म में पोटेंशियल पैरेलल आर्म्स है, पोटेंशियल बराबर होगा। तो चाहो तो लिख लो समझाने के लिए, भी CD लिख देते हैं। CD आर्म्स आर इन पैरेलल, इसका मतलब पोटेंशियल मस्ट बी सेम। ये तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी अगर इसका मैं V2 मानूं पोटेंशियल और इसका V3 माने, तो ये यहां पर V2 और V3 बराबर होना चाहिए। अब बराबर का मतलब क्या था? V इक्वल टू IR, तो इसको लिख दीजिए I2 इंटू R2 और ये हो गया I3 इंटू R3। हमको I2 से कोई रिश्ता नहीं रखना है, इसलिए I2 निकाल लो यहां। ये रहा बेटा जी I3 और R3 अपॉन R2। ये देखिए एक रिलेशन आ गया, 1 कह दो। दूसरा रिलेशन I1 I2 I3 का पता है, हम किरचॉफ के पहले लॉ से जानते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह दीजिए, करंट जो भी है KCL कह दीजिए, किरचॉफ करंट लॉ। तो I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3 के। अब यहां I2 की वैल्यू यहां डाल दो आप, बस रेशियो आ गया। ये रहा आपका I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। अब यहां से आप I3 कॉमन लेके नीचे कर दो, समझ तो जाओगे इतना लगता है। ये देखिए, और यहां रहिए R3 अपॉन R2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, तो R3 प्लस कैसे लिखा है, एलसीएम लेके लिखा है कि नहीं लिखा, देख लेते हैं। R2 और अपॉन R2, तो I1 अपॉन I3 निकाला और यहां उसका उल्टा निकालना है, तो उसको आंसर पलट लीजिए। यानी I3 अपॉन I1 की जो वैल्यू है वो R2 अपॉन R2 प्लस R3 हो जाएगी। और आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सा मैच कर रहा है, तो यहां पर C वाला आंसर मैच कर रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं C। ये रहा आपका आंसर, दिस इज C। देखिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बेटा करते हैं 2021 का सवाल, और इसमें ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है बेटा। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में ना आप मैच कर, जैसे इसमें लिखा मैच करिए, कॉलम 1 कॉलम 2 है, किस क्वांटिटी से कौन मैच हो रहा है। तो आप पहले सरल सरल क्वांटिटी जो आपको आती हैं उससे मैचिंग करा लिया करिए, तो उससे कहानी आसानी हो जाएगी। जैसे ये लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम जानते हैं VD, तो VD का जो आंसर होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है VD का, QE अपॉन M इंटू टाउ। Q की जगह यहाँ E लिखा है, तो EE M इंटू टाउ, ये VD होती है। ऑप्शन नंबर A था, और A किससे मैच कर रहा है बेटा, ये मैच कर रहा है R से मैच कर रहा है इस समय। तो ये देखिए इसकी मैचिंग कैसे हो गई, R से। अब आपने चेक किया A से R कौन मिल रहा है, तो चारों मिल रहे हैं, यानी कहानी अभी ढीली है, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम पे आ जाओ, ये आपको याद रहता है अक्सर। तो C की बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ। टाउ की वैल्यू आपने याद कर रखी होगी उम्मीद करता हूं, MNE स्क्वायर इंटू रो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये था ऑप्शन C, और किससे मैच करेगा, देखिए ये मैच कर रहा है P से, तो C वाले की मैचिंग हो गई P से। अब चेक कर लो यहां कि C वाला किससे, C वाला P से एक ही मिल रहा है, बस ऑप्शन B सही हो गया, आपका समय बच गया, चारों देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए A का R होना चाहिए और C का P होना चाहिए, C का P किसी और से है ही नहीं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मैं करके दिखा देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, लेकिन आंसर B होगा, ये हम समझ चुके हैं। ठीक,
अब बात रही जैसे करंट डेंसिटी की बात कर लीजिए, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालोगे तो हम जानते हैं कि अच्छा ए बी निकाल लेते हैं पहले, जैसे आपको सुविधा लगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें, मैं निकाल रहा हूं फॉर बी, तो यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे यानी रो की, तो आर होता है वी अपॉन आई। आर की जगह लिख दीजिए रो एल बाई ए, और वी की जगह लिख दो ई इंटू एल, और ये रहा आपका आई। ये आप एल एल काट दीजिए यहां से, तो रो की वैल्यू क्या मिल गई, ई ए अपॉन आई। तो ये ई लिखा और इसको लिख दीजिए आई अपॉन ए, तो ये हो गई ई अपॉन जे। तो ये जो है आर होना चाहिए ई बाई जे, तो ई बाई जे ये वैल्यू हो गई, इससे मैच कर गई। अब लास्ट वाली तो आप चाहें तो यानी बी की जो मैचिंग है वो आपकी हो गई, कौन सा लिखा है भाई बी का, एस लिखा है। ये देखिए यहां से मैचिंग, करंट डेंसिटी तो इससे मिलेगी ही, जो मैं अभी नहीं, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। तो करंट डेंसिटी का मामला था डी वाला, तो करंट डेंसिटी होती आई विच इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ये करंट डेंसिटी होती है। इसकी वैल्यू लिखते हैं एन ई ए वी डी, और ये रहता है ए, तो ए से ए काट दोगे एन ई वी डी आ जाएगा, और एन ई वी डी किसका लिखा हुआ है यहां पर, ये क्यू का, तो ये ऑप्शन इससे मिल गया, यानी कि डी का रिश्ता क्यू से है। तो ये हमने चारों आपको समझा दिए, और आंसर इसका क्या है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ये जो ए बी सी डी लिखा है ये वाला लिखा हुआ है कैपिटल वाला, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा मैचिंग वाले भी क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, जिसमें हमेशा आप क्या करें, एक एक करके ना मिलाएं, जो आपको सरल लगता है उसको पहले कनेक्ट करें, फिर जो चारों 1 2 सीक्वेंस में नहीं चलना है, फिर जो सरल लगता है जो फट से निकाल सकते हैं उसको मिलाएं और देखते रहें। जैसे ही आपको आंसर मिल जाए वहीं रोक दीजिए, चारों निकालने की जरूरत नहीं है। समय भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो गया सवाल, नोट करें इसको। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन 2020, और इसमें देखिए लिखा है द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अल्फा निगेटिव होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा हो जाएगा निगेटिव, मतलब टेम्परेचर को जब आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ये किनमें मैं आपको याद दिला दूं, शायद याद हो आपको, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स में ऐसा होता है। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन दोनों में ऐसा आपको पाया जाएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो इसका जो ऑप्शन रहा वो रहा डी, आंसर डी इज द करेक्ट वन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल, और ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। कॉपर मेटल है, तो मेटल वाला ग्राफ मुझे पता है कि सी आंसर होगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो मेटल्स का होता है, और ये जो ग्राफ होता है ये रजिस्टर्स का होता है, नाइक्रोम वगैरह का, जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ती है। यहाँ तो ये वैल्यूज बदल जाती हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं, तो ये काफ़ी धीरे बढ़ता है। और ये वैल्यू हो जाती है सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए घटता है। तो कंडक्टर के लिए ये आंसर आया, यानी आपका जो आंसर है, क्योंकि कॉपर पूछा है, कॉपर लिख देता हूँ, कॉपर एक कंडक्टर है, तो ये आंसर आपका सी हो गया। और ऐसा ग्राफ आपको मिलता है रजिस्टर के लिए, रेजिस्टर्स नाइक्रोम है, ये सब है एल्निको, और ये जो आपको मिलेगा ये सेमीकंडक्टर्स के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा एडिशनल जानकारी भी दे दी हमने ये, और ये कंडक्टर के लिए था ही, तो मैं यहां पर कॉपर के लिए लिख देता हूं, जैसे एक झटके में आप समझ जाएं। बात खत्म हो गई, इसमें तो पता होना चाहिए ये ठीक ठाक तरीके से। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये देखिए 2020 का सवाल है। अच्छा, लिखा है ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ध्यान रखिएगा, मीटर ब्रिज आपके कोर्स में है, पोटेंशियोमीटर कोर्स में नहीं है। और साथ में कार्बन
कोडिंग वाले जो थे लाल पीले नीले वो भी नहीं है, कार्बन कार्बन कलर कोडिंग नहीं है और पोटेंशियोमीटर नहीं है, लेकिन मीटर ब्रिज है कोर्स में। तो बैलेंसेस ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। अच्छा ये कहानी मैं फोटो बना दूंगा तब समझ पाएंगे आप। तो एक तो लगा दो यहाँ पर सेल, भाई साहब की भी लगाना चाहो तो मतलब लगा दीजिए। ये लेफ्ट गैप है, इसमें लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस डाल दीजिए, और ये राइट गैप में है, राइट गैप में 10 ओम का रेजिस्टेंस आप लगाए हैं, ऐसा सवाल बोलता है। और लेफ्ट गैप में कोई रेजिस्टेंस है जो एक्स के बराबर है। ये रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंसेस ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। बढ़िया। और यहां पर देखिए ऐसे वायर रहता है मीटर ब्रिज का, ये गैल्वेनोमीटर होता है बीच में, और ये कहीं आप ऐसे जॉकी से इसको टच करा देते हैं। अच्छा, विच डिवाइड्स बैलेंस कर एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर, ये ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2, यानी ये अगर L1 L2 इसको कहें तो 3:3:2 के रेशियो में है। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम, 1 ओम की कितनी लेंथ होगी ये आपको बताना है। ये तो आप तभी बता पाएंगे जब 1.5 मीटर का कितना रेजिस्टेंस है ये बता पाएं, फिर यूनिटरी प्रिंसिपल लगा देंगे। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, देख लेते हैं। इसमें हम ही जानते हैं यहाँ पर कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो x अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन L2 बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन जो कि यहां पर दे रखी है। बढ़िया, आप समझ गए। वैल्यू रखने में कोई बुराई नहीं, अगर x निकालने जाएं तो L1 अपॉन L2 इंटू R कर देंगे। L1 अपॉन L2 यहां दे रखा था 3/2 था, ये 3/2 और R था 10, वो दिया है बाजू में, 5 आ जाएगा और 5 3 जा 15 ओम हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू 15 ओम निकाले हो। तो 15 ओम, अब देखिए बच्चों वाला सवाल, 15 ओम रेजिस्टेंस पड़ा है 1.5 मीटर के लिए, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितने का पड़ेगा भैया? 1.5/15। अब डिवाइड करना तो आपको बहुत सुंदर आता ही है, 0.1 मीटर इसकी लेंथ हो गई। या कहना चाहो जैसे यहाँ पावर आवर लगी है तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर, ये आंसर है। और इस आंसर के हिसाब से वैल्यू हो गई बी, आंसर हो गया बी। मतलब ये देखिए एकदम आसानी से, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि थोड़ा समझ लें क्वेश्चन। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। अगर आप वो पकड़ पाते हैं तो आधा पौन सवाल तो वहां खत्म हो जाता है, और अगर आप समझ ही ना पाए कि सिचुएशन क्या है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसको नोट करिए, ये सवाल तो महा इंपॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन, और ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस वन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप मैं लिख देता हूं, वरना तो ये मैं चाहता हूं कि कम समय में एकदम समझाएं बढ़िया आपको। ये सब तो आप लिख ही लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो अब लिख लिया है तो लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वोल्ट पर मीटर। हैज ए मोबिलिटी इन दिस वन इज, ये मोबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो बस मोबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए, VD/E। बस मोबिलिटी निकाल मारिए, करना क्या है, म्यू VD की वैल्यू हो गई 7.5 × 10⁻⁻4 अपॉन 3 × 10⁻⁻10। सॉल्व करेंगे 2.5 × 10⁻6 विथ प्रॉपर यूनिट्स, आपका ये आंसर आ गया। और ये वैल्यू हो जाती है 2.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये वाइट कलर है, दिखा नहीं वहां पर। तो यहाँ पर ये मार देते हैं, काहे को छोड़ा जाए जब प्यार से काम हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए समझ में आ जाती है बात आपको। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये देखिए उड़ीसा नीट 2019 लिखा है, इसको भी निपटाएंगे। लिखा है द मीटर ब्रिज कोर्स में है, शोन इज इन बैलेंस पोजीशन, ये P/Q = L1/L2
इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, यानी सेल की जगह ये गैल्वेनोमीटर लगा दो और इसकी जगह सेल लगा दो, अदला बदली कर दो, इसको आपस में अदला बदली कर दो, विल द ब्रिज वर्क, क्या ये ब्रिज उस समय काम करेगा, और इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस्ड कंडीशन। तो आंसर है जी हाँ। देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में आपने पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये PQRS आप बनाते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहां पर एक आर्म लगाते हैं, इसको कंजुगेट आर्म भी बोलते हैं हम लोग इन दोनों को। तो यहां पर अगर बैलेंस्ड कंडीशन है P/Q = R/S। देखिए कई लोग ऐसे बैलेंस लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, बात तो एक ही है। कई बच्चा एक बार कंफ्यूज हो गया था, एक बच्चा, अरे इसमें क्या कंफ्यूज है, अदला बदली कर दो, ये देखो इसमें क्या है, ये अपॉन ये = ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये अपॉन ये, मैथमेटिकली दोनों बातें एक ही हैं। तो बैलेंस्ड कंडीशन है। इस समय अगर हम अदला बदली कर दें यहां पर, ये देखिए कहने का तात्पर्य ये है, और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो अब भी ये जो होगा इस बैलेंस्ड कंडीशन यही बनी रहेगी, कुछ फर्क नहीं होगा। ये इंटरचेंज कर दिया, देखिए इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, अदला बदली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, P/Q, वही P/Q = L1/L2 ही कंडीशन बनी रहेगी जो पहले हुआ करती थी, और वर्क करेगा। इफ यस यस है, तो आंसर इज डी। उम्मीद है इसका एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सरल है लेकिन। अच्छा, फिगर भी बना है। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ ए DC सोर्स ऑफ EMF E। इस तरह से बल्ब कनेक्ट किए हैं, सब एक जैसे हैं, 6 सिमिलर लिखा हुआ है, एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, E का E लगा हुआ है, बढ़िया। अच्छा, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन, पहला वाला ऑप्शन ऑल ग्लोइंग, यानी P1/P2 निकालना है। P1 केस है जब सब जल रहे हैं, एंड सेकेंड वाला केस है इन दिस सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A से केवल 2 जल रहे हैं और B से आपके 1 जल रहा है। तो ठीक है, पहले हम लोग ले लेते हैं केस 1। केस नंबर 1, जब सारे के सारे जल रहे हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये सब मान लीजिए रेजिस्टेंस इसका R आ रहा है, पकड़िएगा मेरी बात ध्यान से। तो इस वाले R का, ये जो पैरेलल में लगे हुए हैं तीनों, मैं यहां पर इसको R1 लिख देता हूं, R1 लिख देता हूं। ये तीनों पैरेलल में थे तो इसका R/3 आ गया। ये पैरेलल में इसके सीरीज में ये पूरा सेटअप, इसका भी R/3 है। बात पकड़ पाए हैं? ये तीनों पैरेलल में हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3, और इसका इक्विवेलेंट हो गया R/3 सीरीज में है, इसलिए दोनों सीरीज में है तो R/3 प्लस R/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2R/3। पावर की बात कर लें तो P को फॉर्मूला लगा रहे हैं, P = V²/R। तो P1 क्या हो गया, V² यानी कि E²/R। R का मतलब 2R/3। उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे, यानी 3E²/2R। ये पहला आ गया। अब केस नंबर 2 थोड़ा इधर ले लेते हैं, केस नंबर 2 कलर को बदलते हुए। ये रहा केस नंबर 2। इसमें सेक्शन A से जल रहा है 2 जल रहे हैं सेक्शन A से। तो अगर इसमें 2 जल रहे हैं तो R और R जल रहा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2, क्योंकि 2 ही बल्ब जल रहे हैं। तो R2 अगर मैं लिखूंगा तो पहले वाले का क्या आएगा, R/2। R/2 क्यों आया, समझे हो ना? ये 3 बल्ब में से कोई 2 जल रहे हैं, तो तीसरा जल ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म हो गई उसकी। 2 जल रहे हैं, 2 पैरेलल में, तो R और R का हो गया R/2। तीसरे में कोई 1 जल रहा है, तो 1 जल रहा है, उसका रेजिस्टेंस होता है R, तो यहां पर आप जोड़ दीजिए R। अब ये हो गया 3/2R, यानी 3R/2। अब इसका जो पावर निकला P2 V²/R, तो E²
आर की वैल्यू, और ये रहा वी स्क्वायर अपॉन आर यानी 3r/2, यानी 2e² अपॉन 3r। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो, केस बना दिया था 1 2। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो ले लीजिए P1 अपॉन P2 का। तो P1 अपॉन P2, P1 की वैल्यू है 3e² अपॉन 2r, और यहाँ वैल्यू है 2e² अपॉन 3r। तो देखिए ये e² r कट गया, 9/4 आ गया। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। और 9/4 इज द आंसर ऑफ सी। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। ये मैंने कहा ना, अब इस सवाल को अगर आप समझेंगे नहीं ध्यान से, सड़सड़ा के पढ़ दिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाएं, और बिना समझे तो डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे। कोई आ गया प्रॉब्लम लेके अपनी, तो थोड़ी गहराई से समझ पाएं कि ये बेचारा क्या है। क्योंकि कई बार पेशेंट रहते हैं वो अपनी बात कह ही नहीं पाते ठीक से, नहीं पढ़े लिखे हैं। आप इंग्लिश पढ़ के जा रहे हैं, वो हिंदी ही ठीक नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो अपनी बात बताएंगे कि पेड़ गड़गड़ाहट है भैया, अब आप समझो ये क्या मतलब है ना। ऐसा होता है कई बार कि हम लोग अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मान लो शरीर में दर्द है अजीब टाइप का, तो कहते हैं अजीब टाइप का दर्द है, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर आपको उसको अंडरस्टैंड करना होता है। खैर एनीवे, बात समझिए, सवाल करते रहेंगे, डॉक्टर बनाना है आपको, नोट करो। तो बच्चों करेंगे 2019 का सवाल, 2019 का। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। ये तो बहुत ही सरल है, और इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज। क्योंकि फ्यूज ही होता है जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है घरों में जो लगाते हैं। अब तो खैर जो फ्यूज होता है ना, थर्मल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब भी जो मेन आपका जो ऊपर जो तार गया होगा ना बिजली विभाग वाला गली से, उससे जो आपके यहाँ करंट आई होगी, वहाँ नॉर्मली फ्यूज अब भी लगते हैं, मोटे वाले पोर्सलीन में लगे होते हैं। अब कमरों के अंदर जो लगते हैं वो फ्यूज नॉर्मली नहीं लगते, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स लगते हैं, MCBs, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। छट से बंद हो जाता है कुछ भी वोल्टेज दाएं बाएं हो तो। लेकिन फ्यूज करता क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती है तुरंत वो ब्लोन अप हो जाता है, जल जाता है और सर्किट ब्रेक कर देता है। बाकी जो है कंडक्टर्स, इंडक्टर, स्विच, ये नहीं है आपके सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। कंडक्टर तो करंट को कंडक्ट करेगा, इंडक्टर भी किसी और मतलब के लिए लगाएंगे आप, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लगाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका यही होगा, जो काफी सरल है, नोट करें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018, हाँ क्यों हिल रहे हो भाई 18 का बहुत ही सरल सवाल है। ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R ईच केस। ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे कुछ कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है इसमें n वेरी करेगा। ऐसे सेल लगे हुए हैं, सबका RR भी इस तरह से है। अभी शॉर्ट सर्किट करा देंगे, मैंने सवाल पढ़ रखा है। द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट। यहां से ये जो n है संख्या, मालूम नहीं कितनी है, ये प्लस है माइनस है, इसको शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इस प्लस वाले को माइनस टर्मिनल से ऐसे जोड़ देना। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, प्लस वाले को उठाया माइनस से जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट I इज मेजर्ड। अब इसके अंदर इस समय जो करंट जा रही है वो I जा रही है, n बदलते रहेंगे, I निकालते रहेंगे। विच ऑफ द ग्राफ्स शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन I एंड n। 4 ग्राफ हैं और I और n की रिलेशनशिप देखनी है, बहुत आसानी से दिख जाएगी। इस सवाल को समझते हैं। अब करंट ड्रॉन कितनी होगी, यहां पर I लिखो, और सबका E और स्मॉल r है। तो यहां टोटल V इक्वल ओम्स लॉ लगा रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज क्या हो गया, N इंटू E। एक का E है, N सेल लगे हैं तो NE। टोटल R कितना हुआ, एक का R है, N लगे हैं तो NR। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए NN कट गया, ये वैल्यू E बाई R बची। तो I बराबर E बाई R। ये टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट
फ्रॉम नंबर ऑफ सेल्स, यानी n 5 है, 10 है, 15 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, E/R यानी करंट कांस्टेंट रहेगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्यों ऑप्शन ए हो जाएगा? क्योंकि यहां पर n को बढ़ाते घटाने से I में कोई फर्क नहीं है, तो दिस I इज कांस्टेंट, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है। n को घटाओ या बढ़ाओ या कुछ भी करो, I चेंज नहीं होगी। तो यहां पर ये ऑप्शन है। यहां पे देखिए n बढ़ाने से I बढ़ रही है, n बढ़ाने से शुरू में बढ़ी फिर सैचुरेट हो रही है, n बढ़ाने पर एक्सपोनेंशियली टाइप बढ़ रही है। तो पहला ऑप्शन है कि कांस्टेंट रहे। इस तरह से इसका जवाब देंगे। 2018 का सवाल था, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का। बोला है ए सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स of value R are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R। आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं तो कुछ ऐसे है कहानी। कितने हैं ये? n है, तो डॉट डॉट लगाओ, ये n बन गए, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। ये है RR और ये n टाइम्स हैं, और ये बैटरी E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R दे रखा है। जैसा ये बोले हैं वैसे ही हमने लिखा है। द करंट ड्रॉन इज I, इसमें जो करंट है वो I जा रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ द n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके आगे इसको पैरेलल में कर दिए, मैं यहां लिख देता हूं। ऐसे क्या किए हैं ये भाई, ये इन्होंने पैरेलल में लगा दिया है। ये R E और ये सब RR है, n टाइम्स, n रोज कह दो, ठीक है। सेम बैटरी, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10I। यहां पर अगर I थी तो यहां पर हो गई 10I करंट। द वैल्यू ऑफ n इज, n बताना है, बहुत आसानी से बताएंगे, ऐसे सवाल कई बार आते हैं। तो यहां पर हम लगा देंगे सीरीज V इज इक्वल टू IR। देखिए V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विलेंट। तो V रहा E, I है I, और R इक्विवेलेंट क्या है? NR के बराबर, NR प्लस R के बराबर। ये देखिए क्या सीरीज में सब, तो ये हो गया NR प्लस R। तो I विल बिकम E अपॉन NR प्लस R। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बात पकड़ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब दूसरी बात यहां करते हैं, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पहले ये देखिए पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R/N, और ये इसके सीरीज में है, दैट इज R। ये पैरेलल में थे तो R/N, और ये रहा R। V इज इक्वल टू IR, इसमें लगा दो, V इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। V रहा E, I इक्विवेलेंट हो चुकी है 10I, और R इक्विवेलेंट है R/N प्लस R। बात पकड़ में आई होगी आपको, ऐसा मुझे अंदाजा है। अब चाहो तो अच्छा I निकाल लेते हैं, चलो फिर डिवाइड मार देंगे। I इज इक्वल टू E अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 10 R अपॉन N प्लस R। ये वैल्यू यहां पर दिख रही है ना। अब आप क्या करें ना, यहां से R कॉमन लेके काट सकते हैं, चलो अभी काटेंगे, खैर कोई बात नहीं है। ये इक्वेशन लिख दो 2। अब डिवाइड कर दीजिए ये 1 और 2 को, तो कोई भी ऊपर नीचे कर लीजिए, मैं 1/2 कर लेता हूं। तो 1 की वैल्यू हो गई I, और ये भी नीचे I, और यहाँ वैल्यू रही E अपॉन, यहाँ से R कॉमन ले लिए हैं, तो N प्लस 1 इंटू R। समझ पाए होगे? इससे इस 2 में आ जाओ, तो E लिखा अपॉन 10, और R कॉमन ले लिया, 1/N प्लस 1 इंटू R। कट जाए जिससे आसानी से, और काटिए, E से E कट गया, R से R कट गया। अब देखिए बड़े ये कट के 1 हो गया, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये रहा 1/N प्लस 1, और ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1/N प्लस 1। तो ये एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा N प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। ये देखिए कट गया, और ये वैल्यू है कहीं पर 10 छोड़ दिया है मैंने, 10 ये चला जाएगा ऊपर ऐसे। तो ये हो गया यहाँ पर 10/N। तो ये N की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 10। आंसर हो गया।
इसको सॉल्व करना, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, वरना यहाँ पे देखिए सब कुछ वैल्यू सेम है, बस हमें n फाइंड करना था। तो आप डिवाइड मार दीजिए और जैसे भी जैसे मैंने निकाला है 1 करके, वरना यहाँ पहले ही कॉमन ले लेते तो एक्सप्रेशन थोड़ा और आसान लगने लगता है ना। मैंने बाद में लिया है तो कैलकुलेशन थोड़ी हो गई है, वरना आप यहीं पे इसको रीएडजस्ट करके लिख दीजिए। मतलब मैं सिखा रहा हूँ जैसे कैलकुलेशन आसान लगे। i लिखा, e लिखा, r कॉमन आ रहा है तो इसको n+1 इंटू r लिख दीजिए, ऐसे पहले ही कर दीजिए। और इस वाले को क्या कीजिए, जैसे आपको सरल लगे, i पकड़िए, e पकड़िए, नीचे 10 है और नीचे r कॉमन ले लीजिए, तो 1/n+1 है। फिर से आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 10r और नीचे हो गया n+1 और ये n हो गया ऊपर। अब आप डिवाइड कीजिए इसको, अब इसको और इसको, तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। मैं ये चाहता हूँ बीइंग ए बायो स्टूडेंट कि आपको कम से कम मैथमेटिकल अप्रोच अपनानी पड़े, जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, सरल लगेगा आपको। तो ये कहानी यहाँ पर आप फिट कर देंगे तो देखिए सीधे डिवाइड कर दीजिए, e n+r सब कैंसिल है, ये वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रही है, कोई भी करेंगे यार इनकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई n बराबर 10 और ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, वरना तो आप समझ ही गए थे कैसे इसको बनाना होगा। तो ये थोड़ा सा नोट करिए और इसको थोड़ा ऊपर भी करूँगा मैं, जिससे आप इसको नोट कर पाएँ आसानी से। इसको नोट करिए, पॉज करके, और नोट कर लिए होंगे, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन बेटा। यहां पर देखिए बहुत ही आसान सवाल। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले लेंथ L थी तो अब NL कर दी गई है, वॉल्यूम सेम है, मेल्ट किया गया है। इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, इसका ध्यान से फॉर्मूला हमेशा याद रखें, R डैश की वैल्यू इस केसेस में n²/r होती है। कैसे होती है बता देंगे, लेकिन याद कर लीजिए, अगर किसी वायर को हम खींच के n टाइम्स लंबा कर रहे हैं तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाता है n²r हो जाता है, वॉल्यूम सेम की दशा में। तो यहां पर मैं ये इस आंसर हो जाएगा, ये B हमको मालूम है, कर दिया। कैसे होगा ये दिखा रहे हैं। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, अंडर R ρl/a। यहां पर क्या है, गिवन है L डैश इज इक्वल टू n टाइम्स L हो गया। L था शुरुआती लेंथ, L डैश है बाद की लेंथ, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम सेम है तो V1 बराबर V2, यानी A डैश L डैश इज इक्वल टू AL। और इसी को आप A डैश लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, AL/L डैश। L डैश की जगह NL लिखोगे तो AL/NL, तो वैल्यू हो गई A/N। यानी यहां पर A डैश की जो वैल्यू है A/N है। तो R डैश निकाल लो, R डैश रो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल सेम है, L डैश अपॉन A डैश। रो लिखा, L डैश का मतलब था NL और A डैश का मतलब था A/N, तो ये n² रो L/A, और ये रो L/A कितना है पहले वाले R के बराबर। तो ये देखिए यहां से R डैश बराबर n²R, इसको फॉर्मूले के रूप में याद कर लीजिए। और इस सवाल को लेकर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया है। और ये एज ए फॉर्मूला भी याद करके रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू में कहीं ट्रिक मिल रही है, शॉर्ट फॉर्म मिल रहा है, तो वो आपको समय बचा देता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये देखिए, और बहुत ही आसानी से लगाएंगे। The potential difference VA minus VB between the points A and B in the given figure। तो जैसे किरचॉफ का सेकंड रूल लगाते हैं वैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा। हो सकता है आपके टीचर ने किसी और तरीके से वो करवाते हो तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह मैं करूंगा एकदम सही आता है। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ VA से। यहाँ से पोटेंशियल मान लीजिए VA है, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है 2 × 2, V इज इक्वल टू I × R। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2 - 2। फिर यहाँ माइनस टर्मिनल पे जा रहे हैं तो 3 वोल्ट का ड्रॉप। फिर करंट इसी डायरेक्शन में 2 की तो 2 × 1 ओम,
और आप पहुंच गए VB पर। बस देखिए क्या है इसमें, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते। VA -4 -3 -2, VA -9 बराबर VB, तो यानी VA माइनस VB बराबर 9 वोल्ट। यही आपका देखिए आंसर है और डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कोई भी दिक्कत और गलती होने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, नोट किया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये है 2016 का, लिखा है फिलामेंट बल्ब, दिस वन, ये पावर रेटिंग है उसकी 500 वाट और 100 वोल्ट, इज टू बी यूज्ड इन ए 230 वोल्ट मेन सप्लाई। अच्छा जी, व्हेन ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसके सीरीज में R कनेक्ट जब कर देते हैं, इट वर्क्स परफेक्टली वेल, perfectly and the bulb consume 500 watt, the value of R is, ये देखिए बल्ब लगा दीजिए, इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, 230 वोल्ट की इसको सप्लाई दे दीजिए आप। ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो गया और ये रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है R। तो पावर रेटिंग से पहले हम RB निकाल लेते हैं। तो देखिए पावर रेटिंग से RB निकालने का तरीका बहुत ही आसान, हम जानते हैं P = V² RB होता है। तो यहां से RB निकालोगे तो आ जाएगा V² P। ये V² कितना, 100 है वोल्टेज, 100 का स्क्वायर अपॉन 500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 ओम आ जाएगा आपका आंसर। आंसर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऊपर हो जाएगा, देख ही लिए होंगे आप, इसको इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। ये 20 ओम हो गया। अब इसमें जो रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये परफेक्टली बढ़िया काम कर रहा है और ये 500 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ये परफेक्टली काम कर रहा है तो ये कंज्यूम 500 वाट कंज्यूम कर रहा है तो 100 वोल्टेज खा रहा होगा। तो 230 में से 100 वोल्ट तो ये खा रहा है क्योंकि ये परफेक्टली काम कर रहा है। बचा कितना, तो बचा आपका 230 में 100 चले गए, 130 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो रहा है, 130 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है। और R की वैल्यू निकालनी है, हम इससे करंट निकाल लेते हैं। तो इसमें I कितना हो जाएगा, V पता है, RB भी हमको पता है, V = IR लगा दो। तो I की वैल्यू हो गई V का मतलब 100 वोल्ट और RB कितना है 20 ओम। तो 5 एम्पियर की करंट हो गई। जो करंट यहां जाएगी इस बल्ब में वही करंट तो यहां जाएगी 5 एम्पियर की, वो तो अलग है नहीं। अब इसके लिए लगा दो V = IR। तो इसके लिए V = IR अगर हम लगाते हैं, V है 130 वोल्ट, I है 5 एम्पियर क्योंकि वही करंट है। अब R की वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो R हो गया 130 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 26 ओम का रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, यानी कि 26 ओम C। देखिए हो गया। अगर इस सवाल को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि सवाल क्या पूछ रहा है, तो यही सब फंस जाएंगे, सीधी सी बात। तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बेटा करते हैं 2016 का सवाल, और ये जो क्वेश्चन है ये हॉट्स टाइप क्वेश्चन है। मैं करके दिखाता हूं। नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कदार ये सवाल डाल देते हैं तो फिर करना पड़ेगा अपने को। तो मैं करके दिखाता हूं आपको, लेकिन थोड़ा हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है। लिखा था चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर R वेरीज विथ टाइम T। ये चार्ज की वैल्यू है Q = AT - BT², where A and B are positive constants, the total heat produced in R is। अब कोई वायर है ना, और इसमें चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो बदलता है समय के साथ, तो हीट इन ए गिवन टाइम कितनी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर क्योंकि बदलाव हो रहा है Q में, जिसकी वजह से बदलाव होगा करंट में, तो सीधे I² RT का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, कैलकुलस लगानी पड़ेगी, यानी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर इस वाले चार्ज को करंट निकालने के लिए AT - BT² को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे करंट चाहिए, dQ/dt, तो A - 2BT यहां आपको वैल्यू मिल जाएगी। करंट इज वेरिंग हियर। अगर ये करंट I वेरी कर रही है तो इसका जो हीट का फॉर्मूला होगा वो आपको पूरा हीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन I² R dt करना पड़ेगा। यहां
क्योंकि पल पल करंट बदल रही है। कांस्टेंट करंट होती तो आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा देते। अब यहाँ पे ये जो लिमिट लगानी है, आई तो यहाँ से निकल आया और आर इन्होंने दे रखा है, यानी इस टाइम के रिस्पेक्ट में कितने से कितने तक का लोअर अपर लिमिट लगानी है। तो देखिए, मान लीजिए करंट जो फ्लो करा रहे हो t बराबर 0 से आपने नापना शुरू किया फॉर ए गिवन टाइम जब बोलेंगे, और कब तक इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, जब तक कि करंट फ्लो हो रही होगी। तो यहां पर करंट की वैल्यू 0 कब होगी, देखिए देखते हैं, वही t की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2bt बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन 2b, यानी 0 टाइम से लेकर इस टाइम तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हीट निकल आएगी। निकाल लेते हैं, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आई लिखा, इंटीग्रेशन किया, 0 से शुरू किया और टाइम के रिस्पेक्ट में a अपॉन 2b डाला और ये वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर डी टी। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा छोटा लिखकर, आई स्क्वायर का मतलब है a माइनस 2b टी का होल स्क्वायर आर डी टी। उम्मीद है आप मेरे साथ हैं। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई और टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, हम सिंप्लीफाइड रखना चाहते हैं, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे आप। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखा और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, जैसा आप समझ पा रहे हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, एक तो रुको भाई, माइनस 4ABT। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बात आपकी समझ में उम्मीद है आई होगी। अब ये R क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए बेटा, और ये रहा यहाँ पर dt। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है और कुछ खास बात नहीं लगाई है। अब इसको इंटीग्रेट करते चले जाइए, फिर लिमिट रखनी होगी। तो r लिखा, इसका a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इंटू टी। यहां t स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3। यहां करेंगे तो 4ab टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये रहा dt। और अपर और लोअर लिमिट तो a अपॉन 2b चल ही रही थी जो चल रही है। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, चाहिए तो सीधे इसको वैल्यू ही रख देते हैं। आर रखी, लोअर लिमिट 0 हर जगह रखोगे तो खत्म ही हो जाएगी, केवल अपर लिमिट रख दो। तो यहां पर वैल्यू रही a स्क्वायर, इस t की जगह आपने डाला a अपॉन 2b प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 3 और ये इसका क्यूब, तो ये रहा a क्यूब 2b यानी 8b क्यूब। यहां माइनस 4 अपॉन 2 यानी बचेगा 2ab और t स्क्वायर की जगह ये रहा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। देख लीजिए, बड़े आराम से करते, सावधानी से करते हुए चले जाइए। अब देखिए ये आ गया a क्यूब अपॉन 2b, यहां पर यहां आ जाइए, 4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये रहा a क्यूब अपॉन 6b, ये रहा माइनस, तो यहां पर a स्क्वायर a क्यूब हो गया, b से b काटोगे 2 काटोगे तो ये आ गया a क्यूब अपॉन 2b। और यहां पर देखिए आप एक कॉमन ले लीजिए, a क्यूब अपॉन b ले लीजिए कॉमन, अंदर वैल्यू बची 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2। मेरे ख्याल से आप मुझसे एग्री कर रहे होंगे, ये प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, ये 6 और आ गया, तो a क्यूब r अपॉन 6b, ये आपका ऑप्शन आ गया है, मतलब आंसर आ गया है। और इसके हिसाब से a क्यूब r अपॉन 6b इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सी यहां पर सही हो जाएगा। तो ये सवाल जो था, क्योंकि आया है और मैंने आपसे वादा किया है कि हर सवाल मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये हॉट्स की श्रेणी में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर ही लिया जाए। अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। तो यहां पर A, B, C आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस R, ये देखिए वोल्ट मीटर है,
R 1.5R एंड 3R, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, ये जहाँ तक R है, ये है 1.5R है और ये है 3R, respectively shown in the figure. समझ गए हम लोग फिगर। When some potential difference is applied between X and Y, इनके बीच में कुछ potential difference हमने अप्लाई कर दिया है। The voltmeter readings are, इसकी VA, इसकी VB, इसकी VC कितनी कितनी होवेगी। अच्छा, यहां पर देखिए, ये दोनों आर्म क्योंकि पैरेलल में हैं, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि VB की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी, VC की। और इसको मैं मान लीजिए कोई करंट आ रही थी I यहां से, तो यहां I1 चली गई और यहां I2 चली गई, ऐसे समझ लें आप। अब ये VB बराबर VC है, तो VB का मतलब क्या रहा, I1 इंटू R यानी 1.5R, और VC कितना रहा, I2 इंटू 3R। तो यहां पर अगर आप निकाल लें तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 यानी 2/1। समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। करंट की वैल्यू यहां पर इस तरीके से बाइफरकेट यहां हो रही है। अब इसी को, जो करंट थी ना, जो I, उसी को आप चाहें तो इसी I के प्रोपोर्शनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे I1 को हमें लिखना हो, प्रोपोर्शनली हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए रेशियो है ना, तो I टोटल करंट है भाई, I बराबर I1 प्लस I2 है, तो इसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्सा I1 को दे दो, 1 हिस्सा I2 को दे दो। तो इस I का हमने कर दिया 3 हिस्सा, ठीक, और उसका 2 हिस्सा हमने दे दिया I1 को, और I2 को दे दिया 1 हिस्सा। ये देखिए करंट की वैल्यू हो गई। उम्मीद है आप इस बातों को, रेशियो वाला कहानी है, बहुत आराम से इसको डील कर पा रहे होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। VA, VB, VR। तो VA कितना हो जाएगा, इसमें I इंटू R, यही I है, यही R है। VB कितना हो जाएगा, VB में जो करंट है वो I1 है, I1 का मतलब 2I/3, और रेजिस्टेंस है 1.5R, इस तरीके से। तो 1.5 से काटोगे, ये 2 आया, कट गया, फिर ये IR आ गया। VC की बात करते हैं, करंट है I/3 और इसका रेजिस्टेंस है 3R। तो ये 3 कट गया, फिर से IR आ गया। तो ये इन तीनों से आपने क्या देखा कि VA बराबर VB बराबर VC आ गया है। ये देखिए IR तीनों बराबर है, यही आपका आंसर हो गया है। और ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट चॉइस। ध्यान से नोट कर लीजिए, सारी बात एक्सप्लेनेशन में आ रही है। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये देखिए 2015 का, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आते ही काम खत्म हो जाएगा इसका। ए सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अच्छा, ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसे है, देखिए ये है, इसका रेजिस्टेंस है 40.8 ओम, इसमें एक एमीटर कनेक्टेड है, जिस एमीटर का रेजिस्टेंस है 480 ओम का, इसको कॉइल है, और एक बैटरी कनेक्टेड है इससे, जो 30 वोल्ट की है। अच्छा जी, अब यहां लिखा है इफ द एमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, ये एमीटर की चर्चा कर रहे हैं, एंड ए शंट ऑफ 20 ओम। शंट का मतलब होता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जो इसमें पैरेलल में हम लगाते हैं, ये शंट लगा है, ये शंट की वैल्यू है 20 ओम। ये कुछ कहानी, ये एमीटर है पूरा बेटा, ये लिख दिया, समझ के होगे। द रीडिंग इन एमीटर विल बी, एमीटर की रीडिंग हमको बतानी है, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। V इक्वल टू IR करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हुए। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, यही निपटाता हूँ इसको। ये देखिए, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा, R1 R2 480 इंटू 20, और R1 प्लस R2, जो पैरेलल, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लगाते हो ना, तो ये RA की वैल्यू बन जाएगी 480 इंटू 20, और नीचे हो गया 500,
तो ये 0 0 0 0 मर गया, तो 48 इंटू 2 यानी कि 90 और 96 अपॉन 5, 96 अपॉन 5, ये वैल्यू आ जाएगी 19.2। डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5 और फिर आगे करते हुए 46 से 5 9 जा 45, 1 बजा 5 2 जा 10, 19.2 ओम। और इसका 40.8 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा ऑफ सर्किट? आर हो गया 40.8, ये जो है, और प्लस उसका जो निकला है, उसका निकला है 19.2। ऐसे ही दिया ही था कि जुड़ के बड़ा आसानी से आ जाए। 40 और 20 60 ओम का आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब V इक्वल टू आई आर लगा दो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट। V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 30 वोल्ट। I कितनी है वही निकालनी है। R कितना है? 60। तो I की वैल्यू हो गई 30 अपॉन 60, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। यही आपका आंसर आ चुका है और C इज द करेक्ट चॉइस। ये देखिए निकल आया। गलती नहीं होगी, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, क्योंकि ये होमवर्क करके मैं आपको करा रहा हूं, जिससे आपको क्लैरिटी मिले, पूरी चीज मिले, कम समय में मिले। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बेटा करते हैं 2015 का सवाल, और ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इजी सवाल है, बस थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है। लिखा है 2 मेटल्स वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशन का मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरह से कनेक्शन है, ऐसे कनेक्टेड है। इफ सिग्मा 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires, ठीक है। The effective conductivity of the combination, effective conductivity निकालनी है। सेम डायमेंशन है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A ले लेते हैं, इसकी लेंथ L तो इसकी लेंथ भी हम लोग L ले लेते हैं। अब देखिए R1 के लिए हम देखें, हम ये फॉर्मूला मालूम है हमको कि R1 इज इक्वल टू ρ1 L/A होता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, है ही मालूम आपको, कि मैं लिखूं तो 1/ρ को आप लिखते हैं सिग्मा। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी वही यहां दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ρ1 1/ρ1 L/A, और 1/ρ1 को लिखते हो सिग्मा, तो 1/σ1 और ये रहा L/A। समझ पाए? तो फॉर्मूला क्या बन गया? R1 इज इक्वल टू 1/σ1 L/A। इसी तरह R2 की बात करेंगे तो 1/σ2 L/A, क्योंकि डायमेंशंस बराबर हैं तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब पूरा कंबाइंड का हमें कंडक्टिविटी निकालना है, तो फॉर कलर बदल लेते हैं, फॉर कंबाइंड मेटल वायर्स। तो कंबाइंड मेटल वायर्स के लिए इसकी जो लेंथ है वो तो हो गई 2L के बराबर है ना, क्योंकि L और L जुड़ के 2L। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो A का A ही रहा। तो इसका अगर मैं निकालूं R, तो R हो जाएगा कंबाइंड का R1 प्लस R2। अब वैल्यू रख दीजिए, यहां पे वैल्यू रखोगे तो ये रहा 1/σ L/A। L हो गया 2L/A। देख पा रहे हो ना, फॉर्मूला ही लगाया आप कंबाइंड के लिए, तो 1/σ नेट, और लेंथ हो जाती है 2L इसकी, दोनों मिला के, और क्रॉस सेक्शन एरिया A ही है ये। और R1 का क्या हो गया? 1/σ L/A प्लस 1/σ2 L/A। अब L/A तो सब काट पीट के किनारे कर दो आप तो ये बचा 2/σ 1/σ1 प्लस 1/σ2। तो 2/σ यहां ले लो एलसीएम, σ1 σ2 σ1 प्लस σ2। तो ये रिजल्ट आपका यहां पर बन रहा है। सिग्मा की वैल्यू निकालनी है यहां पर, तो आप क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू हो गई 2σ1 σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2। ये आपका देखिए आंसर आ चुका है।
और इस आंसर के मुताबिक आपका ऑप्शन है सी। ये देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कैसे है कोई दिक्कत, पढ़ते रहिए मेरे साथ, मजा लेते रहिए। खैर, इसको नोट किया जाए। तो बेटा अगला सवाल करते हैं 2014 का। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे। द रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज कोर्स में है, आर 5 ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली, 5 ओम और आर ओम। When the resistance R is shunted with an equal resistance, यहां से शंटिंग का मतलब इसके पैरेलली एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो अभी मैं फोटो बना दूंगा, चलो। द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1, अभी L1 है तब 1.6 L1 हो जाएगा। द रेजिस्टेंस R इज, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये केस ले लो 1, तो यहां लिख दीजिए इन केस 1, इसी केस के अंदर बात कर रहे हैं। तो एट बैलेंस पॉइंट हम जानते हैं 5/R बराबर हो जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, जब यहां पर ये जो वो था सर्किट, ऐसे सर्किट बना हुआ है, और चलो बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, नहीं इसमें ला दो, ऐसे। यहां पर एक रेजिस्टेंस आपने और डाल दिया है जो आर के ही बराबर है, इसे बोल रहे हैं शंटिंग कर देना। और यहां पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जॉकी, और ये तो साफ था 5 ओम पहले ही। समझ गए होंगे सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R/2। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में R है तो R/2 हो गया। अब यहां पे नल पॉइंट जो मिल रहा है वो 1.6 L1 पे मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। यहां एट बैलेंस पॉइंट केस नंबर 2 है, एट बैलेंस्ड पॉइंट, तो लिखेंगे 5 अपॉन R/2 बराबर 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी बात को देखते हुए सवाल सॉल्व कर देंगे। रेजिस्टेंस R पूछा है, इसमें और इसमें देखिए दो वेरिएबल्स हैं, R और L1। अगर हम डिवाइड कर दें तो L1 निकल आएगा, ये डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये देखिए 2 पर 10 चला जाएगा, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो साहब 2/1 कर लो या 1/2 कर लो, तो मैं कर देता हूं 1/2। 1 हो गया 5/R, और ये जब ऊपर ले जाओगे तो 10 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं 10/R। समझ जाओगे ना, कंफ्यूज ना हो जाओ। 2 ऊपर गया तो 10/R। 5/R की वैल्यू है L1 अपॉन 100 माइनस L1। यहां कितनी है 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ये देखिए R यहां कट गया, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा इसको, और यहां पर ये L1 भी कट गया है, तो ये वैल्यू आ गई 1/2, और ये वैल्यू हो गई 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये हो गया 100 माइनस L1 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 माइनस 3.2 L1। देख पा रहे होंगे, इसको इधर ले लीजिए तो 2.2 बचेगा, जैसा अपने को समझ में आता है। तो 2.2 L1 और ये बचा 100, तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन 2.2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेना चाहिए हमको। 1.6 देखिए छूट गया है यहाँ, तो ये ऊपर गया नीचे यहाँ आया 1.6 L1। ये रहा 1.6 और साथ में 100 माइनस L1, ये वैल्यू अब यहाँ पे लेके चले। आप 2 से काटो तो 0.8 भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसको निपटा देते हैं।
अब यहाँ से अगर आप काटिए तो ये हो जाएगा 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 को 100 से करोगे तो आ जाएगा 80 माइनस 0.8 L1 बराबर 100 माइनस 1.6 L1। उम्मीद है बात बराबर बैठ रही है। और यहाँ पे लेके आओगे तो ये बचेगा 0.8 L1 बराबर 20। तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 0.8, 200 कर दो अपॉन 8 कर दो, तो 8 दूनी 16, 4 5 अट्टे 40, 25 सेंटीमीटर। हाँ, 25 सेंटीमीटर आपकी L1 आ गई। अब आपको निकालना R है, तो किसी R में सब्स्टिट्यूट कर दो, जिस भी R में आप पकड़ रहे हो इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कलर को बदलते हुए इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 5/R, L1 है 25 और ये 100 माइनस 25, तो ये 25 अपॉन 75 यानी 1/3। तो R की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 3 यानी 15 ओम। और यही देखिए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन है यहाँ पर बी। इस तरीके से आप इसको, इसके बाद ये स्टेप है, समझ जाइएगा। थोड़ा जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वीडियो देखते हुए पकड़ लीजिएगा। तो ये मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये इस तरह से नोट कर लीजिए आप, और इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है, ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। नोट करें इसको आप, थोड़ा पे ऊपर करूँगा जिससे और चीज़ें दिख जाएं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ तक, जिससे कि आप आसानी से इसको नोट कर पाएं बेटा। तो नोट कर लें इसको। तो बेटा करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा, लिखा 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट। दो जो शहर हैं वो 150 किलोमीटर दूर हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू ए कॉपर वायर। ये कोई 2 सिटी हैं समझिए, इनके बीच में कॉपर वायर लगा हुआ जो बिजली की सप्लाई करेगा। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। 8 वोल्ट पर किलोमीटर का ड्रॉप है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 150 किलोमीटर है। एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर 0.5। द पावर लॉस इन द वायर। बहुत ही सरल सवाल है, पावर लॉस कितना हो जाएगा बेटा जी? V²/R। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो हम लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो कितना हो गया? 150 किलोमीटर की लंबाई थी और पर किलोमीटर 0.5 ओम था। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 150 यानी कि 75 ओम। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, टोटल V। एक पर किलोमीटर 8 वोल्ट है, तो 150 किलोमीटर पर 150 × 8, और कुछ थोड़ी इसमें करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1200 वोल्ट। P कितना हो गया? 1200 का 1200 का कर लो बेटा स्क्वायर अपॉन R मतलब 75। अब इसको सॉल्व कर डालिए तो वैल्यू आएगी 19200 वॉट या 19.2 किलोवाट। ये आपका आंसर है, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बस ये कहानी हो जाती है बहुत ही आराम से, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का ही। अब इसमें बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स PQRS इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बना लें तो समझने में जरा हमको आसानी होगी। तो ये दे रखा है PQRS, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 30। ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, और फिर ये 30 है, और ये 90 है। ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा, द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज है, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा दो, 90 ओम। द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया। तो ये EMF कितना है? 7 वोल्ट का, और इसमें जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5
एम्पियर का है भी, ये 7 वोल्ट का है, इसको भी पकड़े रहेंगे हम लोग। इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये 50 ओम है, ये 50 ओम का है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट कितनी निकलेगी? देखिए यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S निकल रहा है, मतलब 10/30 इज इक्वल टू 30/90, यानी ये 1/3 यानी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि इससे कोई करंट जाएगी ही नहीं। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया तो कोई करंट जाएगी नहीं, केवल यही जो है हमारे काम के रह गए। तो ये दोनों देखिए सीरीज में है, अब यहां डायरेक्ट करेंगे, ये दोनों सीरीज में है तो 10 और 30 मिलके हो गए 40 ओम। ये दोनों सीरीज में है तो ये और ये मिलके हो गए 90 और 10 यानी 120 ओम। ये दोनों पैरेलल में हैं तो मैं निकाल लेता हूं, आरपी लिख देता हूं, यानी 40 इंटू 120 अपॉन 40 प्लस 120, तो 40 इंटू 120 अपॉन 160, 0 से 0 काट दो, 4 चौक 16, 4 त्रिक 12, 3 ओम इसकी वैल्यू आ गई। सही है? तो 3 ओम इसकी फिर से एक बार चेक करेंगे हम लोग, 10 और 30 था तो ये 40 हो गया और ये 30 और 9 120 हो गया, तो 40 इंटू 120, 40 और प्लस 120 तो 160 हो गया, और 40 ये 4 में 0 छूट गया देखिए यहाँ पर, तो फिर से इसको करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करते कुछ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने 40 इंटू 120 और ये बेटा हो गया 160, 0 से 0 कट गया, अभी 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 तिरिक 12, फिर 4 से काटोगे तो 10 काटा, ये बेटा यहाँ पे 30 ओम आ रहा है, और ये बेटा 5 ओम है, ये 0.5 नहीं है, यहाँ पर ये है 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हुआ? टोटल आरपी प्लस 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 30 प्लस 5 यानी 35 ओम, क्योंकि ये तो इसका निकला है ना, ये बचा रह गया 5, वो 5 जोड़ दीजिए तो 35 ओम टोटल है। V इक्वल टू IR लगा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, तो इसकी वैल्यू हो गई I इज इक्वल टू टोटल V अपॉन टोटल R। V है आपका 7 वोल्ट और टोटल R है 35, तो वैल्यू हो गई 1/5 एम्पियर या 0.2 एम्पियर का आंसर आ गया, और 0.2 एम्पियर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऐसे टिक कर देते हैं। हो गया काम इसका, नोट कर लें आप। तो बेटा क्वेश्चन करेंगे 2013 का, ये देखिए 2013 का ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूं और ऐसे शॉर्टकट में ही हो जाता है ये। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, दुगना कर दिया है, इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वुड बी, ये देखिए आर डैश की वैल्यू होती है, अभी मैंने पिछले बार में बताया था n स्क्वायर आर, यहाँ n की वैल्यू क्या है, डबल कर दी गई है, तो आर डैश कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू आर। पहले रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, तो 4 इंटू 4 यानी आंसर आ जाएगा 16 ओम, और यही आंसर है, यानी आंसर इज बी। इस तरह से ये शॉर्टकट यहाँ पे याद रखिए, जो मैंने प्रीवियस सवालों में एक में पूरी वर्किंग भी करके दिखाई है, इसलिए मैं यहाँ वर्किंग रिपीट नहीं कर रहा हूं, सीधे ये शॉर्टकट लगाइए और सवाल घर लेके जाइए। नोट कर लो। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप जानते हैं कि नीट फिजिक्स में जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो क्लास 11-12 की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको लगाना मस्ट है। साथ में पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको आप अगर लगा चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं लगाया, आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आपके लिए नीट संपूर्ण मैंने कोर्स बनाया है जिसमें एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स फुली सॉल्व्ड हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं,
और 10 साल के पीवाईक्यूज नीट के वो भी इसके साथ आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। और इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 1254 हैं और नीट पीवाईक्यू की बात करूंगा तो 634 है। बचे हुए 620 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। जरूर लेके अपना हेल्प कर लीजिए आप। और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको नीट संपूर्ण मिलेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं और नीट में सिलेक्शन के रास्ते और आसान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी कंटेंट, मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और सुपर इजी एक्सप्लेनेशन से आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपना सिलेक्शन नीट में जरूर करा पाएंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।